नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान लेकर के आई है आपके लिए 30 कदम सीरीज, और इस 30 कदम सीरीज से के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम के अंतिम 30 दिनों में 30 टॉपिक पर आधारित 30 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करना। और इसी कड़ी में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स सेक्शन से आज का हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि रहेगा परसेंटेज। इसके पहले हमने हमारे टॉपिक्स को अगर हम देखें तो इसके पहले मैंने आपके साथ नंबर सिस्टम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, और आज का हमारा टॉपिक बेस्ड रहेगा किस पर? परसेंटेज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा एक बार। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% ऑफ द पर्सन्स आर मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड। If 2/7 of the males are married, what fractions of the females is single? लोगों के एक ग्रुप में 70% लोग पुरुष हैं और 30% लोग शादीशुदा हैं। अगर 2/7 हिस्से के पुरुष शादीशुदा हैं तो महिलाओं का कितना हिस्सा सिंगल है, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि लोगों का एक ग्रुप है, तो मान लेते हैं ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्योंकि देखो सभी बातें यहां पर प्रतिशत में हो रही है, तो मैं कहता हूं मान सकते हैं हम कि इस ग्रुप में माना कुल लोगों की संख्या कितनी है? 100। माना कि इस ग्रुप में लोगों की संख्या कितनी है? 100। इन्हीं 100 लोगों में कोई होने वाले हैं आपके मेल, कोई होने वाले हैं आपके फीमेल। मेल फीमेल की जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, बट इतना तय है कि लोगों की संख्या हमने कितना मान लिया? 100। अब इन 100 लोगों में कह रहा है कि 70 लोग पुरुष हैं। इन्हीं 100 लोगों में 70 लोग क्या हैं? पुरुष हैं। तो 100 का 70% निकालेंगे। 100 का 70% होगा 70, यानी कि मेल की संख्या मैं कह सकता हूं 70 होगी, और जो बच गए वो कौन होंगे? फीमेल, यानी फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कह रहा है और 30% लोग शादीशुदा हैं। शादीशुदा यानी मैरिड की बात हो रही है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि ग्रुप में 30% लोग शादीशुदा हैं। ग्रुप में अगर 30% लोग शादीशुदा हैं, इसका मतलब कि 100 लोग, हमने क्या माना कि लोगों की संख्या कितनी है? 100, उसमें 30% लोग शादीशुदा हैं। इसका मतलब 30% 100 का यानी 30 लोग शादीशुदा हैं। अगर मैंने लोगों की संख्या 100 ली है तो उसमें से 30 लोग क्या है? शादीशुदा हैं। और इन शादीशुदा लोगों में भी कौन होने वाले हैं? मेल होने वाले हैं और फीमेल होने वाले हैं, ठीक। तो 100 लोगों में 30 लोग जो है वो क्या है? मैरिड है। तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे? तो यहां से हम लिख सकते हैं अनमैरिड के बारे में, ये हो जाएगा हमारा अनमैरिड। और अनमैरिड 100 में 30 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे? 70। और इन मैरिड में भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी मेल और फीमेल होने वाले हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि 70% लोग पुरुष हैं, 30 हो जाएंगे महिलाएं। 30% लोग शादीशुदा हैं, 30% लोग शादीशुदा हैं, तो 70% 100 का अनमैरिड हो जाएंगे, यानी अनमैरिड की संख्या कितनी हो गई? 70 हो गए। आगे प्रश्न कह रहा है कि अगर 2/7 हिस्से के पुरुष शादीशुदा हैं, यानी पुरुषों की संख्या जितनी भी है उसमें 2/7 अगर क्या है? शादीशुदा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या कितनी है? 70, और 70 का 2/7 हिस्सा 2/7 70 का, ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में, तो हम कह सकते हैं कितना होगा? 20। तो 2/7 हिस्सा पुरुषों का यानी कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 20, क्योंकि ये 2/7 हिस्सा पुरुषों का क्या है? शादीशुदा है। तो अगर पुरुषों का 2/7 हिस्सा शादीशुदा है और कुल शादीशुदा लोग कितने हैं? 30, तो ये फीमेल कितने हो जाएंगे? तो फीमेल हो जाएंगे 10। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि मैरिड हमको दिया था 30% लोग, पुरुषों का 2/7 हिस्सा, तो पुरुषों का 2/7 हिस्सा यानी 20 वो हो जाएंगे मैरिड। तो फीमेल जो मैरिड है वो कितने आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहां का डेटा भी अब भर सकते हैं। देखिए कैसे। हम जानते हैं टोटल मेल कितने हैं? 70, और टोटल 70 में से 20 जो है वो क्या है? मैरिड है। तो यहां पर बचेंगे कितने? 50, वो हो जाएंगे क्या? अनमैरिड। अनमैरिड हो जाएंगे 50। और देखिए टोटल फीमेल है 30, जिसमें से 10 की शादी हो चुकी है, तो फीमेल बचेंगे हमारे पास कितने? 20। कुछ ये बचेगा। अब क्या कह रहा है
तो महिलाओं का कितना हिस्सा सिंगल है। महिलाएं हैं कितनी, तो महिलाएं टोटल हैं 30, महिलाएं टोटल हैं 30, और इन 30 महिलाओं में कितनी सिंगल हैं, सिंगल का मतलब अनमैरिड है, तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से रेशियो निकालने पर आ जाएगा 2:3, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2/3 हिस्सा महिलाओं का, 2/3 हिस्सा जो है वो क्या है, अनमैरिड है। इस तरीके से सॉल्व करने पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिएगा सवाल को, लोगों की कुल संख्या हमने अज्यूम किया था 100, उसमें से 70% लोग पुरुष थे, तो पुरुष निकाला। अगर 100 में 70 पुरुष है तो बचे कितने फीमेल, 30 हो जाएंगी। मैरिड दिया हुआ था 30% लोग मैरिड हैं, तो 100 का 30% मैरिड है यानी 30 लोग हो जाएंगे। और उसमें कह रहा था कि 2/7 हिस्सा पुरुष का शादीशुदा है, तो 2/7 हिस्सा हमने निकाला पुरुषों का, तो 2/7 हिस्सा 70 का आ जाएगा 20। और अगर 30 मैरिड में 20 मेल है तो बचेंगी फीमेल। और इसी तरीके से हमने अनमैरिड का भी संख्या निकाला, और लास्ट में हमने फिर निकाला कि महिलाओं में कितनी सिंगल है, तो महिलाएं थी टोटल 30, उसमें सिंगल कितनी है 20, तो 2/3 हिस्सा हम कह सकते हैं महिलाओं का जो सिंगल है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% पुरुष और 40% महिलाएं थी। 70% पुरुष और 75% महिलाओं ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया और फाइनल टेस्ट में पहुंचे, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रहीं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट की जांच करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाने का कोशिश करता हूं मैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेता हूं मैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं मान लेता हूं 1000 ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 1000 ले लिया, जिसमें से 60% पुरुष है और 40% महिलाएं हैं। तो इसमें भी हम मेल और फीमेल अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएंगे आपके मेल, ये हो जाएंगे आपके फीमेल। तो मेल और फीमेल को अलग अलग कर लेते हैं। तो 60% पुरुष हैं, तो 1000 का 60% करने पर आ जाएगा कितना, 600। और 40% महिलाएं हैं, तो महिलाओं का 40% यानी 400। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हमने 1000, 60% मेल, 40% फीमेल। आगे क्या कह रहा है, महिलाएं थी 70% पुरुष और 75% महिलाओं ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया। तो यहां पर एक अगले लेवल पर लेकर के जा रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगला लेवल जो है वो है क्वालिफाइंग टेस्ट। और क्वालिफाइंग टेस्ट में कह रहा है कि 70% पुरुष और 75% महिलाओं ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया। यानी क्वालिफाइंग टेस्ट में भी ये मेल और फीमेल के नाम से बाइफिकेशन कर रहा है। अब मेल कितने पास हुए, फीमेल कितने पास हुए, ये भी दिया है। 70% पुरुष पास हुए, 70% पुरुष यानी 600 का 70%, 600 का 70% निकाल लेते हैं भाई। तो 600 का 70% क्या होगा, ये हो जाएगा। तो 0 0 काट दीजिए, 6 7 जा 42। तो हम कहेंगे कि कितने पुरुषों ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया, तो 420। और कितनी महिलाओं ने पास किया, तो 75%। 75% 400 का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 75%। तो ये काट दीजिए, सॉल्व करने पर आ जाएगा 300। तो 300 महिलाओं ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट पास करके वो फाइनल टेस्ट में पहुंचे। ये पहुंच गए कहां, फाइनल टेस्ट में। फाइनल टेस्ट, और फाइनल टेस्ट में क्या कह रहा है, जिसमें 80% पुरुष फाइनल टेस्ट में, जो क्वालिफाइंग में टेस्ट में पहुंचे थे, उनमें 80% जो है वो आपके कहां पहुंचे, फाइनल टेस्ट में पहुंचे। तो 80% 420 का निकाल लीजिए। तो 420 का 80%, 0 0 काट दीजिए। यहां पर 3 2 8 2 16 का 6 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 336। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फाइनल टेस्ट में मेल कितने हैं, तो 336। फीमेल कितनी है, तो फीमेल के बारे में जानकारी दिया है कि 70% महिलाएं। तो 70% महिलाओं का 70% यानी 300 का 70%,
तो ये हो जाएगा आपका 210। तो कितनी महिलाओं ने फाइनल टेस्ट पास किया? तो 210 महिलाओं ने फाइनल टेस्ट पास किया। और इस तरीके से हमने सभी आंकड़े यहां पर लिख लिए, जितना भी हमको यहां पर दिया हुआ था स्टेटमेंट वो सब लिख लिया। अब इसके आधार पर अब हमको क्या करना है? तो हमको कथन की जांच करनी है। आइए कथन की जांच करते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है, देखिएगा। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के सफलता का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? महिलाओं का सक्सेस रेट निकालते हैं और पुरुषों का भी सक्सेस रेट निकालेंगे, ताकि हम बता पाए कि महिलाओं का सक्सेस रेट ज्यादा है कि पुरुषों का सक्सेस रेट ज्यादा है। तो हम जानते हैं टोटल महिलाएं कितनी हैं? 400। टोटल महिलाएं हैं 400, उसमें से अंत में कितनी महिलाएं सफल हुई हैं? तो 210। तो सक्सेस रेट के लिए, परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने पर ये 4 5 बार में, 2 बार में और 5 बार में, तो 52.5 आएगा हमारे पास। तो महिलाओं के सफलता का प्रतिशत आ रहा है 52.5%। आइए पुरुषों का निकाल लेते हैं। ये था महिलाओं का, अब मेल का निकाल लेते हैं। तो कुल पुरुषों की संख्या थी हमारे पास 600 और इसमें से 336 पुरुष सफल हुए, फाइनल टेस्ट में पास हुए। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 6 कितने बार में? 6 5 जा 30, 6 जा 7 टाइम्स 35, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 0.2। तो 57.2% आ रहा है मेल के सक्सेस रेट का और फीमेल का सक्सेस रेट आ रहा है 52.5। तो हम देख सकते हैं कि मेल का सक्सेस रेट ज्यादा है फीमेल से, जबकि ये बात कर रहा है कि सक्सेस रेट इज हायर फॉर विमेन। ये बिल्कुल गलत है। तो बी, ए हमारा आंसर हो नहीं सकता। आगे आ जाते हैं बी पे। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो, ये इसको इस कर लेंगे। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। ओवरऑल सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल सक्सेस रेट का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों को मिला करके। तो देखिए टोटल हमारे कितने थे? तो टोटल थे हमारे 1000 और 1000 में अंतिम सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा कितना? 546। और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहां से ये 0000 काट दीजिए, सॉल्व करने पर आएगा 54.6। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सक्सेस रेट 50% से ज्यादा है। एग्जैक्टली कितना है? 54.6 है। लेकिन ये कह रहा है कि ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। तो अब देखिए ए और बी हो नहीं सकता और डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। तो हमारे पास बचेगा केवल और केवल सी। मोर मैन क्लियर्ड द एग्जामिनेशन देन वुमेन। आप देख भी सकते हैं पुरुषों की संख्या 336 है, महिलाओं की संख्या 210 है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने एग्जाम ज्यादा पास किया, ज्यादा पुरुषों ने एग्जाम में सफलता हासिल की है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ 20%। द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन इज। एक माली है जिसके बगीचे का शेप अगर देखें तो वो कैसा है? आयतकार। और उसका क्षेत्रफल कैसा है? तो क्षेत्रफल, उसकी लंबाई जो है उसने बढ़ा दी है और चौड़ाई को घटा दिया है। नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब केस होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है और रेक्टेंगल के केस में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेंथ और यहां पर लिख देता हूं मैं ब्रेड्थ। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। और अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप करोगे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? एरिया। ठीक, तो अब देखिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं ओल्ड और यहां पर मैं लिख देता हूं न्यू। अब देखिए कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एरिया लेंथ जो है वो 40% बढ़ा है। 40% जैसा कि हम सभी जानते हैं 40/100, ये 20 2 बार में और ये 20 5 बार में। और इंक्रीज की बात हुई है तो मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखूंगा, कितना हो जाएगा? ये 2/5 और इंक्रीज के नाम से हम कितना लिख सकते हैं? 5। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि पहले मेरा लेंथ था 5 यूनिट्स,
अब बढ़ करके 5 + 2 7 यूनिट्स हुआ है, यानी लेंथ हो गया मेरा 5 यूनिट्स, अब बढ़ करके 5 + 2 7 लिख दीजिए। आ जाते हैं ब्रेड्थ पे। ब्रेड्थ यानी विड्थ उसकी बात हो रही है, तो विड्थ में ये कह रहा है 20% का डिक्रीज है। 20% को हम जानते हैं कि ये 20/100 है, ये एक बार में, ये 5 बार में, तो फ्रैक्शन लिख सकता हूं मैं 1/5, और क्योंकि डिक्रीज है इसलिए यहां पर आप माइनस लगा दीजिए। तो मैं कहूंगा कि पहले विड्थ था मेरा 5 यूनिट, अब मेरा विड्थ 5 - 1 4 यूनिट्स हो गया है। ध्यान दीजिए, पहले पुराना था मेरा विड्थ 5 यूनिट, अब 5 - 1 4 हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं कहूंगा कि पुराना लेंथ, पुराना ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई करके पुराना एरिया दैट इज 25 आएगा, नया लेंथ नया विड्थ मल्टीप्लाई करके 7 4 जा 28 आएगा। तो इस तरीके से अब आप देखोगे कि नया एरिया आपका 28 है, पुराना एरिया आपका 25 है, एरिया इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं, और परसेंटेज इंक्रीज अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का अंतर, अंतर यानी 28 - 25। और क्योंकि एरिया बढ़ा है, कैसे पता चल रहा है, जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं 25 से, तो यहां पर वैल्यू आएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा 100, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3/25 इंटू 100। ये एक बार में, ये 4 बार में, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा कितना 12%। तो हमारा इंक्रीज हुआ है एरिया 12%, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जहां पर हमने क्या किया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया परसेंटेज वैल्यू को, लेंथ को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ब्रेड्थ को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर देखा कि एरिया में कैसा इंक्रीज आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, इफ द प्राइस an automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the prices went up, the price consumption relationship is as follows। एक ऑटोमोबाइल मालिक ने कीमतें बढ़ने पर अपने महीने के पेट्रोल की खपत कम कर दी। कीमत खपत का रिश्ता इस तरह है। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पहला वाला लाइन अगर आप देखोगे तो प्राइस दिया हुआ है, दूसरा वाला लाइन अगर आप देखोगे तो मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है। प्राइस है कितना 40 रुपए पर लीटर, माफ कीजिएगा प्राइस है ना, तो प्राइस पेट्रोल का हम जानते हैं ये रुपीस पर लीटर में चलता है, दिया भी हुआ है रुपीस पर लीटर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्राइस है हमारा रुपीस पर लीटर में और कंजम्पशन है हमारा लीटर में। यानी कि पहले जब प्राइस था 40 रुपए प्रति लीटर, तब वह व्यक्ति 60 लीटर पेट्रोल लेता था। प्राइस बढ़ गया, 50 रुपए प्रति लीटर हो गया, अब वो 48 लीटर लेता है। फिर प्राइस क्या हुआ, यहां पर बढ़ गया, और बढ़ने पर अब उसका कंजम्पशन 40 लीटर हो गया। प्राइस और बढ़ गया, 75 रुपए प्रति लीटर हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, 32 लीटर हो गया। तो ऐसे में कह रहा है कि अगर प्राइस अब 80 हो जाए, ध्यान दीजिए, अगर कीमत 80 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो उसकी अनुमानित खपत क्या होगी, यानी यहां पर कितना खपत होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखते हैं कि जब प्राइस 40 था और उसकी खपत थी 60, तो उसके कितने रुपए खर्च हो रहे थे। कहने का मतलब यहां पर हो गया प्राइस, यहां पर हो गया कंजम्पशन, ये हो गया कंजम्पशन, और ये हो गया एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन से ही तो एक्सपेंडिचर निकलेगा। यानी कि देखो, पहले प्राइस था कितना 40, तब कंजम्पशन हो रहा था कितना 60, यानी कितने रुपए खर्चा हो रहे थे, तो हम कह सकते थे कि उसका 2400 रुपए खर्चा हो रहा था। कितना खर्चा हो रहा था 2400 रुपए। आगे भी हमने देखा कि जब उसका प्राइस था कितना 50 रुपए प्रति लीटर, उसके 48 लीटर खपत हो रहा था, यानी यहां पर भी उसका 2400 रुपए खर्चा हो रहा था। ठीक उसी तरीके से बाकी जगह भी देखेंगे, प्राइस हो गया 60, खपत अभी भी 40 लीटर, और खर्चा हो जाएगा इसका अभी भी 2400 लीटर। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वह व्यक्ति हर समय कितना रुपए खर्चा कर रहा है, 2400 रुपए खर्चा कर रहा है। और अगर वो 2400 रुपए खर्चा कर रहा है और प्राइस है पेट्रोल का 80 रुपए प्रति लीटर, तो कितने लीटर पेट्रोल आएगा, तो हम कह सकते हैं 2400 रुपए टोटल खर्च अपॉन उसका प्राइस 80 रुपए प्रति लीटर,
ये एक बार में, ये 30 बार में, हमारा आंसर आएगा 30 लीटर। यानी कि वह व्यक्ति अब 80 रुपए के हिसाब से कितना लीटर पेट्रोल प्राप्त करेगा? तो 30 लीटर पेट्रोल प्राप्त करेगा। तो यहां पर खर्चा हमने निकाल लिया और उसी खर्चे के आधार पर हमको क्योंकि भाव दिया हुआ था, नए पेट्रोल का हमको प्राइस दिया हुआ था, उससे डिवाइड करके हमने फिर कितने कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन कितना होगा 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, वो निकाल लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than the third number z. What percentage is the number y less than number x? तीन नंबरों की बात हो रही है, x, y, z, और आपको यह दिया हुआ है कि x 20% कम है z से, y 28% कम है z से, और पूछ रहा है कि नंबर y नंबर x से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ z दिया है, y भी इन टर्म्स ऑफ z दिया है, तो क्यों ना हम z को मान लेते हैं। माना लेट z इज इक्वल टू 100। मैं z की वैल्यू को कितना ले लेता हूं? 100 ले लेता हूं। क्यों ऐसा ले रहा हूं? z अगर 100 है तो x जो है वो 20% कम है z से। x कितना है? तो x जो है वो z से 20% कम है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? तो यहां आ जाएगा 100 माइनस 20% ऑफ 100, और 20% ऑफ 100 इज 20। 100 माइनस 20 करेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आई? 80। इसी आधार पर हम y की वैल्यू निकालते हैं। y कितना है? तो y z से 28% कम है। तो हम क्या करेंगे? z माइनस 28% ऑफ z कर दीजिए, यानी कि 100 माइनस 28% ऑफ 100 कर दीजिए, और ऐसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो यहां से आपका, अच्छा 28% ऑफ 100 तो 28 ही होगा, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 72। तो x आया 80, y आया 72। अब नंबर y नंबर x से कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज लेस बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना तो इंटू 100 तो हो गई। तो ध्यान दीजिए, नंबर y नंबर x से, किससे? x से। यहां पर तुलना x से हो रहा है तो नीचे वैल्यू x का आएगा। x की वैल्यू कितनी है? 80। और नंबर y नंबर x से कितने प्रतिशत कम है? तो आप देख सकते हो, x है आपका 80, y है आपका 72। तो 72 80 से कितना कम है? 8 कम है। यानी यहां पर मैं लिख दूंगा 80 माइनस 72 यानी 8। 8 बटा 80 गुणित 100, ये एक बार में, ये 10 बार में, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 10%। तो y x से कितना कम है? 10% कम है। करेक्ट आंसर होगा हमारा 10%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A student has to get 40% marks to pass in an exam. Suppose he gets 30% marks and fails by 30% marks, then what are the maximum marks in the examination? ऐसा ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट को अगर पास होना है तो उसको 40% मार्क्स लाने हैं। अब स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि उसको मिले कितने? 30 नंबर, और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी 30 नंबर अगर और प्राप्त किया होता तो वो पास कहलाता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट, या ऐसा कहते हैं कि मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क्स, इसको मैं x ले लेता हूं। टोटल मार्क्स कितना ले लेते हैं? x। देखो ऑलरेडी मार्क्स दिया हुआ है ना, 30 मार्क्स, तो हम यहाँ पर 100 मार्क्स नहीं ले सकते, तो हम x ले लेते हैं। तो माना टोटल मार्क्स मेरा कितना है? x है। अब x का 40% पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा मेरा 40% ऑफ x। 40% ऑफ x, 40% ऑफ x का मतलब है 0.4x आ जाएगा मेरे पास। तो पासिंग मार्क्स कितना है? 0.4x। अब स्टूडेंट को कितने नंबर मिले? 30 नंबर मिले। स्टूडेंट को कितने नंबर मिले? 30 नंबर मिले। और फेल कितने नंबर से हुआ? 30 नंबर से। यानी कि मैं अगर कहूं कि पास अगर होना होता तो 30 तो मिले थे, प्लस 30 और मिल जाता तो स्टूडेंट पास हो जाता। यानी कि यही है पासिंग मार्क्स। इसी को मैं बोलूंगा पासिंग मार्क्स। पासिंग
मार्क्स, ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स इसका 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। साथ ही साथ यहां पर भी आपने लिखा है कि पासिंग मार्क्स कितना है, 0.4x। तो अब क्या करना है, अब 0.4x को 60 से इक्वेट कर दीजिए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 60 अपॉन 0.4, ये 0 लगा दीजिए, ये 1 बार में और ये 150 बार में। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x जिसे हमने टोटल मार्क्स कहा था, टोटल मार्क्स आ जाएगा हमारे पास कितना, 150। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? ध्यान दीजिएगा, एक इवेंट है, एक रेस की बात हो रही है। ये हो गया हमारा पूरा रेस, मान लेते हैं ये है हमारा पूरा रेस हमको दिया हुआ है। पूरे रेस को मैं मान लेता हूं, लेट से ये x किलोमीटर का रेस है। इस x किलोमीटर के रेस में जब एक पार्टिसिपेंट जो है, जब एक रनर जो है वो 12 किलोमीटर दौड़ चुका है, 12 किलोमीटर दौड़ चुका है, यहां तक मान लेता हूं 12 किलोमीटर है, तो उसे कहा जा रहा है कि तुमने 80% रेस पूरा कर दिया। 80% रेस अगर पूरा कर दिया है, इसका मतलब बचा हुआ रेस कितना था, तो बचा हुआ रेस हो जाएगा 20%। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे रेस का 80% ही 12 किलोमीटर के बराबर है। देखो, पूरे रेस का 80%, 80% ऑफ x, 80% दौड़ लिया ना उसने, और कितना दौड़ा है, 12 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ x इज 12 किलोमीटर। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो x विल कम आउट टू बी 12 इंटू 100 अपॉन 80। 20 4 बार में, 20 5 बार में, 4 1 बार में और ये 3 बार में। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 15 किलोमीटर। यानी टोटल रेस कितने किलोमीटर का था, तो 15 किलोमीटर का था। यानी ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In an examination, A has scored 20 marks more than B. If B has scored 5% less marks than A, how much has B scored? एक एग्जाम है और एग्जाम में कह रहा है A ने कितने नंबर लाए हैं, तो A has scored 20 marks more than B। यानी A के कितने नंबर हैं, तो B से 20 मार्क्स ज्यादा है। साथ ही साथ कह रहा है कि B has scored 5% less marks than A। 5% लेस मार्क्स, 5% कम कर दीजिए। 5% कम का मतलब है 95%। तो B ने कितने मार्क्स लाए हैं, तो B ने 95% मार्क्स किसके, A के लाए हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि B कितना हो जाएगा, 0.95 A B का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन जहां पर A B से 20 नंबर ज्यादा लाया है, दूसरा इक्वेशन जहां पर B 95% मार्क्स लाया है, A का 5% कम का मतलब 95% मार्क्स। तो चलिए इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो A इक्वल टू B प्लस 20, आगे जाकर यहां पर A B के जगह लिख देंगे 0.95 ऑफ A प्लस 20। रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस 0.95 A इक्वल्स टू 20, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 0.05 A इक्वल्स टू 20, A इक्वल्स टू 20 अपॉन 0.05। डेसिमल रिमूव करके 2 0 ऐड करिए, एक बार में और ये 400 बार में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, A के मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास, A के मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास 400। एक बार प्रश्न में ध्यान दीजिए, किसके मार्क्स पूछा है, A का कि B का। तो B ने कितने मार्क्स स्कोर किए पूछ रहा है, B के कितने मार्क्स होंगे। तो देखो भाई, A के मार्क्स कितने हैं, B प्लस 20 है। तो यहां से फिर से A के मार्क्स आए 400, तो ये 400 B प्लस 20, तो यहां से हो जाएगा B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400 माइनस 20 यानी 380। तो B के मार्क्स है 380, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The length of a rectangle is increased by 20% while its breadth is decreased by 10%. By what percent has the area of rectangle changed? देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, फिर से कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल का केस है और रेक्टेंगल के केस में हम एरिया जानते हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पर लिख लेते हैं लेंथ, यहां पर लिख लेते हैं ब्रेड्थ, यहां पर लिख लेते हैं एरिया। अब यहां पर लिख लेते हैं ओल्ड, पुराना लेंथ, पुराना ब्रेड्थ, पुराना एरिया, और यहां पर लिख लेते हैं न्यू, नया लेंथ, नया ब्रेड्थ, नया एरिया। परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, लेंथ इंक्रीज हुआ है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% हटेगा तो कितना हो जाएगा 100। एक बार में 5 बार में तो हो जाएगा 1/5, और क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस कर दीजिए, तो 5 से 6 हो गया। लेंथ आपका 5 से 6 हो गया। ब्रेड्थ क्या हो रहा है, तो ब्रेड्थ डिक्रीज हो रहा है, -10% कर दीजिए। -10% का मतलब 10/100 होगा। 10/100 का मतलब 1/10 होगा, और ये माइनस में है, तो माइनस का मतलब पहले 10 था, अब 10 में 1 कम हो गया। तो पहले 10 था, 10 में 1 कम हो गया, यानी 9 हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो आपका पुराना एरिया होगा 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 10 50 यूनिट, और नया एरिया होगा 6 9 54 यूनिट्स। तो अब आप देख सकते हैं नया एरिया है 54, पुराना एरिया है 50, एरिया बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज, एरिया आपका बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो ये हो जाएगा इंटू 100। नीचे पुराना एरिया लिखेंगे, पुराना एरिया कितना हो जाएगा 50, और ऊपर लिखेंगे चेंज, कितना बढ़ा है, तो 54 माइनस 50 कर दीजिए। सॉल्व करने पर ये 1 बार में, ये 2 बार में, यहां से आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8% बढ़ा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंक्रीज वाला 8% इंक्रीज, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से रेक्टेंगल वाले किसी भी क्वेश्चन को आप, अगर जिसमें परसेंटेज आपको दिया हुआ है, उसमें आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज of rectangle's area. If each side of rectangle is increased by 20%, हरी साइड को आपने 20% से बढ़ा दिया है। रेक्टेंगल की बात हो रही है, फिर से एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ यूज करेंगे। यहां पर लेंथ, यहां पर ब्रेड्थ, यहां पर एरिया। ये हो जाएगा ओल्ड, ये हो जाएगा न्यू, ये ओल्ड और ये हो गया न्यू। 20% इंक्रीज कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालो, तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5, और इंक्रीज है यानी प्लस है, तो 5 से 6 कर दीजिए। 5 से 6, ब्रेड्थ भी एक साइड है, ये भी 5 से 6 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25 और 6 छक 36 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका एरिया 25 से हो गया है कितना 36, तो परसेंटेज इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है भाई, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम फ्रैक्शन इनटू 100 करेंगे। नीचे में आएगा पुराना एरिया, पुराना एरिया है आपका 25, तो यहां पर 25 लिख दीजिए। ऊपर में आएगा एरिया का डिफरेंस, कितना बढ़ा है, तो 36 माइनस 25 बढ़ा है, 36 माइनस 25 कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 25। सॉल्व करने पर ये वैल्यू देगा आपको 11/25 इंटू 100। ये 1 बार में, ये 4 बार में, सॉल्व करने पर आ जाएगा 44% का इंक्रीज है, 44% का इंक्रीज है। अगर दोनों साइड को बढ़ा दिया जाए या सभी साइड को रेक्टेंगल के बढ़ा दिया जाए, तो आपका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज रिड्यूस इन द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए इस बार बात हो रही है किसकी, सर्कल की, और सर्कल के केस में आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिया आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, आर स्क्वायर पर, यानी कि रेडियस इनटू रेडियस ही मेरा एरिया होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एरिया इज नथिंग बट रेडियस इनटू रेडियस। तो अब देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर मैं लिख दूंगा रेडियस,
यहां पर भी मैं लिख दूंगा रेडियस, और रेडियस इंटू रेडियस से मैं एरिया निकाल लूंगा, और यहां पर लिख देंगे हम ओल्ड, और यहां पर लिख देंगे न्यू। तो क्या हो रहा है हमारे साथ कि 10% का रिडक्शन है, 10% का रिडक्शन है मतलब कम हुआ, तो -10%। फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 10/100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, और रिडक्शन है इसलिए माइनस लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9, ये भी हो जाएगा 10 माइनस 1 9। तो इस तरीके से रेडियस इंटू रेडियस करने पर पुराना एरिया आ जाएगा मेरा कितना 100, और 9 इंटू 9 हो जाएगा मेरा कितना 81। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहां से परसेंट, अब आप देख सकते हो भाई एरिया बढ़ा है कि घटा है। पुराना एरिया था मेरा 100, नया एरिया है मेरा 81, तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज ये हो जाएगा मेरा इंटू 100। तो पुराना एरिया यहां पर लिख दीजिए, पुराना एरिया, अंतर लिखना है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 81। सॉल्व करने पर ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा कितना 19%। तो कितने का रिडक्शन है 19% का। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? बेस ऑफ अ ट्राइंगल, अब बात कर रहा है किसकी, ट्राइंगल की, इज इंक्रीज बाय 33.1/3% एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16.2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए जब ट्राइंगल की बात कर रहा है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और यहां पर ये हाफ जो है इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, हाफ का मतलब कितना है 0.5, 100 तो बदलेगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एरिया फिर से डायरेक्टली डिपेंडेंट है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैं लिखूंगा बेस, यहां पर मैं लिखूंगा हाइट, और नीचे लिख देंगे हम एरिया। ये हो जाएगा हमारा ओल्ड एरिया, ये हो जाएगा हमारा न्यू एरिया, सॉरी ओल्ड और न्यू, ओल्ड बेस ओल्ड हाइट, न्यू बेस न्यू हाइट, इस तरीके से। तो अब आधार जो है वो आपका 33/1/3%। 33/1/3% को हम जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, और चूंकि ये कह रहा है बढ़ जाता है तो ये इंक्रीज है, यानी 3 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ गया यानी 4 हो गया। आगे देखिएगा, और हाइट जो है वो रिड्यूस हुआ है 16.2/3, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, और ये घट गया है, रिड्यूस हुआ है, यानी 6 यूनिट से 1 यूनिट कम हो गया, 6 यूनिट से 6 - 1 1 यूनिट कम हो गया यानी 5 हो गया। तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ, तो एरिया के लिए बेस इनटू हाइट यानी 18, बेस इनटू हाइट यानी 20। तो ओवरऑल देखने पर तो एरिया इंक्रीज हुआ है, 18 यूनिट से 20 यूनिट हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज कर लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज के लिए फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट, अंतर बटे तुलना गुणित 100 करेंगे। तो तुलना किससे होता है, हमेशा पुराने एरिया से। तो यहां पर आ जाएगा कितना 18, और ऊपर में क्या आ जाएगा इनका अंतर, अंतर यानी 20 माइनस 18 कर दीजिए। सॉल्व करने पर 2/18 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये एक बार ये 9 बार, सॉल्व करने पर हो जाएगा 11/9%, 11/9%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? Length of the rectangle is increased by 50% and its area is increased by 20%. Find its effect on the breadth of rectangle. आयत की लंबाई 50% बढ़ जाती है और उसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है। आयत की चौड़ाई पर इसका प्रभाव ज्ञात कीजिए। आयत फिर से रेक्टेंगल इंक्रीज 50%, एरिया इज इंक्रीज, इस बार एरिया दिया है, ब्रेड के साथ क्या होगा ये हमको कह रहा है। ध्यान दीजिए कि जब हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं तो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है हमारा एरिया। तो यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि ब्रेड्थ मेरा क्या होगा, तो एरिया अपॉन लेंथ होगा, कह सकते हैं ऐसा। तो चलिए इसी चीज को फिर यूज करते हैं, यहां पर लेंथ, यहां पर ब्रेड्थ और यहां पर लिख देते हैं एरिया। और ये हो जाएगा आपका ओल्ड, ये हो जाएगा आपका न्यू। और यहां से क्योंकि दिया हुआ है 50% लंबाई बढ़ जाती है, 50% का मतलब होता है 1/2 और बढ़ रहा है का मतलब प्लस, तो 2 + 1 3 हो गया। अब एरिया के लिए क्या कह रहा है, 20% बढ़ जाता है, 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ रहा है इसका मतलब 5 से 6 हो गया, तो ये हो गया 5, 5 + 1 ये हो जाएगा 6। तो ऐसा करने पर अब देखो ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ मैंने बताया एरिया अपॉन लेंथ ले लेना, तो एरिया अपॉन लेंथ, तो ये रहा 5 और ये रहा लेंथ, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब है 2.5, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहां पर कितना हो जाएगा, तो एरिया अपॉन लेंथ यानी 6/3 यानी कितना हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे कि ब्रेड्थ 2.5 से 2 हो गया है, कहने का मतलब डिक्रीज हो गया है। कितना डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज अंतर बटे तुलना गुणित 100 लगा दीजिए। तुलना हमेशा ओरिजिनल ब्रेड्थ से होगी, दैट इज 2.5 से होगा, और इसका अंतर लेने पर तो यहां पर आ जाएगा कितना 0.5, या पूरा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 2.5 -2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2.5 इंटू 100। सॉल्व करने पर एक बार, 5 बार, एक बार और ये 20 बार, तो हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ हमारा 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? एक हॉल है जिसके हर साइड को, एक हॉल के प्रत्येक तरफ 10%, 20% और 10% की कमी की जाती है। इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो गया? ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है इस बार एक हॉल की, एक हॉल, और हॉल हमेशा एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। हॉल जो है वो हमारा 3 डायमेंशन होता है, उसमें लेंथ होता है, उसमें ब्रेड्थ होता है, उसमें हाइट होता है, और तीनों में कमी की बात हो रही है कि 10%, 20% और 10% की कमी हुई है। तो आयतन, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो भाई हॉल का वॉल्यूम क्या होगा, तो हॉल का वॉल्यूम वैसा ही होगा जैसा क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिएगा, ये लिख दिया लेंथ, ये लिख दिया ब्रेड्थ और ये लिख दिया हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हो गया हाइट, और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हमको वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। यहां पर लिख देते हैं ओल्ड और यहां पर लिख देते हैं न्यू। तो 10%, 20%, 10% की कमी की जाती है, तो 10% की कमी ये हो जाएगा कितना 1/10, और कमी है इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा 10 से 9। ठीक, फिर 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब है -20%, जो होता है 1/5। कमी है इसका मतलब 5 से 1 यूनिट कम 4 हो जाएगा, तो ये 5 से 1 यूनिट कम 4 हो जाएगा। और 10% की कमी, तो 10% की कमी तो ये हो जाएगा आपका 1/10, तो -1/10 यानी 10 से 1 यूनिट कम 9 हो जाएगा। और इस तरीके से सॉल्व करने पर 10 × 5 50, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 500। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, और 81 × 4 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 324। तो अब आप देख सकते हैं वॉल्यूम पहले 500 यूनिट था, अब वॉल्यूम 324 यूनिट हो गया है, कमी आ गई है। तो कितने की कमी आ गई है, तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा आपका अंतर बटे तुलना गुणित 100। तुलना किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से यानी 500 से, और ऊपर क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, तो ये हो जाएगा 500 - 324। सॉल्व करने पर 0000 कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 176/5, और इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 5 3 बार में 15, 5 5 बार में, और कितना बचेगा 35.2%।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 35.2%। तो इस तरीके से जिस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, आपके एरिया वाले क्वेश्चन, इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15। चावल की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की बढ़ोतरी के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फंडा इसमें हम लोग यूज करेंगे, जो कि है रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। बस ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि भाव, रेट का मतलब है भाव गुणित मात्रा बराबर खर्च। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि पहले मैं कहता हूं कि रेट कितना था, आर था, और कितनी क्वांटिटी ले पा रहा था, मान लेते हैं एक्स ले पा रहा था, तो खर्चा कितना कर रहा था, आर इंटू एक्स। और अब क्या हुआ, 25% बढ़ गया। 25% बढ़ने का मतलब है ये 1.25 आर हो गया। और अब कितना किलो कम आ रहा है, 6 किलो कम आ रहा है, यानी पहले x आ रहा था, अब x माइनस 6 आ रहा है। तो कितना रुपए खर्च करना पड़ रहा है उसको, तो इन दोनों का गुणनफल यानी 1.25 आर इंटू एक्स माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये खर्च है, ये भी खर्च है, और खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, खर्च वो उतना ही रुपए कर पा रहा है। तो दोनों खर्च को आपस में बराबर कर दीजिए, तो आर एक्स बराबर 1.25 आर इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा यहां पर। तो यहां से आर को काट दीजिए, यहां पर हो जाएगा एक्स हो जाएगा मेरा 1.25 एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 7.5, ऐसा हो जाएगा। 6 5 जा 30 का 0 कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 7.5 एकदम सही है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.25x इक्वल्स टू 7.5, और इसको सॉल्व करने पर 7.5 अपॉन 0.25, तो डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, ऊपर 2 0 नीचे 1 0, डेसिमल रिमूव हो गया, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 एक बार में, ये 3 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 30। तो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 30। तो x अगर 30 है, यानी यहां पर आ रहा था पहले कितना, 30 किलो, तो अब आ रहा है हमारे पास कितना, 24 किलो। तो पहले 1200 रुपए में कितना ले पा रहे थे आप, 30 किलोग्राम, अब 1200 में कितना ले पा रहे हैं आप, 24 किलोग्राम। तो देखिए नया भाव पूछा है कि पुराना भाव पूछा है, तो चावल की मूल कीमत में यानी पुराना वाला पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप 30 किलो ले पा रहे थे 1200 में, यानी कि 1 किलोग्राम कितने का था, तो 1 किलोग्राम था 1200 बटे 30, ये एक बार में और ये 40 बार में। तो यहां से आंसर हो जाएगा हमारा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पुरानी कीमत अगर आपसे पूछा है तो आंसर होगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। नया कीमत अगर आपसे पूछता तो सीधी सी बात है, 6 किलोग्राम कम आ रहा है, यानी 24 किलो आ रहा है कितने में, 1200 रुपए में। तो इस तरीके से 1 किलो कितने का आ जाएगा, तो 1200 बटे 24 कर दीजिए, ये एक बार में, ये 5 और 0 बार में, तो हम कह सकते हैं 50 रुपए प्रति किलोग्राम नया भाव है, और पुराना भाव आपका 40 रुपए प्रति किलोग्राम है आपका पुराना भाव, और पुराना भाव ही पूछा था। करेक्ट आंसर होगा 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? अगर किसी चीज की कीमत 20% कम हो जाती है और फिर नई कीमत 25% बढ़ जाती है, तो कीमत में कुल बदलाव क्या होगा? मान लेते हैं कि उस चीज, कोई भी जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल का प्राइस कितना था, तो उस आर्टिकल के प्राइस को मैं ले लेता हूं 100 रुपए। अब हो क्या रहा है, पहले आप इसको कम कर रहे हो 20% से, तो 20% डिक्रीज, यानी इसमें 20% कम हो जाएगा।
तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 कर लीजिए। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, 80 रुपीज आ जाएगा। तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई। और अब आगे जाकर के आप क्या कर रहे हो, नई कीमत में 25% की वृद्धि कर रहे हो। 25% की वृद्धि का मतलब है 25% आप इंक्रीज कर रहे हो। 25% इंक्रीज करने का मतलब 80 प्लस 25% ऑफ 80, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से 100 आ जाएगा। देखो 80 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 80, ये एक बार, ये 4 बार, ये 20 बार, और 80 और 20 हो जाएगा हमारा कितना, 100। तो आप देखेंगे कि पहले कीमत था 100, पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर से कीमत हो गई 100। इस तरीके से देखा जाए तो वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पर हम कहेंगे कि कुल बदलाव क्या होगा, तो 0% हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, ये नहीं होगा भाई, हम डिटरमाइन कर रहे हैं, 100 था 100 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, 0% का चेंज है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट and there were no invalid votes. There was no nota option. X got 50% of the votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voter list? ध्यान दीजिए, दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं एग्जाम में, इलेक्शन में, और 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं और उसमें कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, नोटा बटन जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसमें एक्स को 56% वोट मिले और वह 1440 वोटों से जीता। तो वोटर लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेट टोटल वोटर्स बी, वी ले लेता हूं मैं, टोटल वोटर्स कितने हैं, वी ले लेता हूं, और इन टोटल वोटर्स में से 80% लोग बस वोट दिए हैं, 80% कास्टेड देयर वोट, तो 80% लोग वोट दिए हैं, इसका मतलब 0.8 वी लोगों ने मतदान दिया। और ये 0.8 वोट्स अब दो लोगों में बटा है, एक है एक्स को, एक है वाई को, एक्स और वाई, जिसमें से एक्स को मिल रहे हैं कितने, 56% वोट, तो 56% ऑफ 0.8, तो एक्स को कितना मिला भाई, 56% ऑफ 0.8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 56% हटेगा तो 100 ऑफ 0.8x, ये हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो ये 4 एक बार में, 4 बार में, ये 4 25 बार में, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो नीचे 0 ले लेंगे। 0 लेने पर ये हो जाएगा कितना, ये 2 4 बार में, ये 2 1 बार में, और 5 बार में। इसको फर्दर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई 14 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 4, दैट इज फिर से 56 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 125 और साथ में x, तो ये आ जाएगा 0.448x। ठीक, तो x को कितने वोट मिल रहे हैं, तो इसमें से 0.448x वोट मिले, और बचे वोट किसको मिलेंगे, तो x नहीं आएगा, v आएगा, यहां पर v लिख लेंगे भाई, ये v हो जाएगा हमारा, ये v है ना, और ये भी v है। ठीक है, तो 0.448 वी वोट मिले किसको, x को, और y को कितने वोट मिलेंगे, तो y को मिलेंगे बचा हुआ 0.8 वी माइनस 0.448 वी। ठीक, अब ये हो गया y का वोट, ये हो गया x का वोट, और दोनों के वोटों का अंतर 1140 है। कहने का मतलब अगर आप देखें तो यहां से मैं पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू निकालने पर ये हो जाएगा 10 में से ये गया 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 9 में से 4 गया, ये 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 7 में से, तो 0.352 वी वोट्स मिले हैं किसको, y को। तो x को मिला है 0.48 वी और इसको मिला है 0.352 वी, और इसका अगर आप अंतर लेंगे तो अंतर हो जाएगा 0.448 वी माइनस 0.352 वी, और यही बराबर होगा 1440 के। और इसका अगर हम वैल्यू निकालें, माइनस अगर हम करेंगे तो 8 में से 2 गया, बच रहा है कितना, 6, और यहां पर
4 14, ये हो जाएगा 9 और यहां पर हो जाएगा कितना 0.096 v इक्वल्स टू 1440, v बराबर आ जाएगा 1440 अपॉन 0.096। डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, 1 2 और 3 0 यहां पर आ जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करने का प्रयास करते हैं तो ये 24 4 बार में और ये 24 कितने बार में, 24 6 बार में और ये 0000। ठीक, फिर से एक बार में और ये 15 बार में, तो ये 15,000। तो यहां से v का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना 15,000, यानी टोटल वोटर्स कितने थे हमारे पास 15,000। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था, बट एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और 2021 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो वहां पर कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जहां पर क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था। तो ऐसे क्वेश्चन से भागना नहीं है, आराम से समय लेना है और प्रयास करना है सही से बनाने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। P की सैलरी Q की सैलरी से 20% कम है, जो कि R की सैलरी से 20% कम है। R की सैलरी P की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है? तो P की सैलरी Q की सैलरी से और Q की सैलरी R की सैलरी से। तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि माना R की सैलरी है 100 रुपए, R कमा रहा है कितना 100 रुपए, तो Q कितना कमा रहा है, तो R की सैलरी से 20% कम, तो R की सैलरी यानी 100 से 20% कम, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 कर दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास कितना 80 रुपीज। तो Q कितना कमा रहा है 80 रुपए कमा रहा है। अब P क्या कर रहा है, P Q की सैलरी से भी 20% कम कमा रहा है, यानी P की जो सैलरी है वो हो जाएगा 80 रुपीज में 20% कम करना है 80 का, तो 20% ऑफ 80 ये हो जाएगा। और सॉल्व करने पर 80 माइनस 20, अच्छा 10% 8 होता है तो 20% कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 16 कम करना है बस इसमें, तो ये हो जाएगा 16 कम, सॉल्व करने पर हो जाएगा कितना 64, तो ये हो जाएगा आपका P। ठीक, तो यहां से हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई। R हो गया 100, P हो गया कितना 64, Q हो गया कितना 80। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें कि R की सैलरी P की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है, R की सैलरी P की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज है या मोर, परसेंटेज इंक्रीज नहीं बोलना चाहिए, परसेंटेज मोर बोलना चाहिए। तो कितना परसेंट मोर है भाई RP से, तो परसेंट मोर निकाल लेते हैं कितना मोर है, तो अंतर बटे तुलना गुणित 100 इसको यूज करेंगे। तो R की सैलरी P की सैलरी से, किससे P से, तो तुलना P से हो रही है, तो P का वैल्यू नीचे आ जाएगा 64 आ जाएगा, और R और P की सैलरी का ऊपर अंतर लिख दीजिए, तो ये 100 माइनस 64 आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन 64 इंटू हो जाएगा 100। ये 4 से कितने बार में, तो ये 4 से 16 बार में, ये 4 से 25 बार में, ये 4 4 बार में, ये 4 9 बार में। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225/4, जिसका वैल्यू आएगा 56.25%। सॉल्व करने पर आ रहा है 56.25, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? क्या कह रहा है कि एक नंबर था जिसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जबकि करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। तो करना था हमको क्या, मल्टीप्लाई, कर दिया हमने क्या, डिवाइड। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये कि वो नंबर हमारा क्या था, मान लिया कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, माना वो नंबर था हमारा लेट से 4, और 4 को आपको करना क्या था, तो 4 को आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना था। आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 4 करना था। तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो कितना होता 16, लेकिन आपने कर क्या दिया, आपने गलती से उसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो 4 डिवाइड बाय 4 कर दिया यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं आना चाहिए था 16 और आ क्या गया 1। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ,
तो बदलाव जो है, परसेंटेज चेंज जो है वो कितने का है, तो ये भी होगा अंतर बटे तुलना गुणित 100 से। तुलना किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से जो होना चाहिए था, यानी नीचे 16 से, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंतर। अंतर क्या हो जाएगा दोनों का, 16 माइनस 1 दैट इज, ये हो गया 15/16 इंटू 100 कर दीजिए। ये चार बार में, ये 25 बार में। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 पंचे 125 का 5 कैरी ओवर 2, ये हो जाएगा 375/4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3/4, तो 93 3/4% का चेंज हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की एक परीक्षा में 2 पेपर थे। पहले पेपर में 75% छात्र, दूसरे पेपर में 55% छात्र, और दोनों पेपर में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, फेल की बात कर रहा है और हमसे पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम वाले मेथड का यूज करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले पूरे डेटा को लिखते हैं। कैसे, तो 2 पेपर हैं, एक है आपका फर्स्ट पेपर, दूसरा है सेकेंड पेपर। यहां पर लिख लीजिए पास, और यहां पर लिख लीजिए फेल, और यहां पर लिख लीजिए बोथ। अब यहां पर हम एंट्री करेंगे जो भी हमारा गिवन है कि पहले पेपर में 75% छात्र फेल हुए, तो यहां पर 75% फेल हुए। अगर 75% फेल हुए हैं तो हम जानते हैं कि पास कितने हुए होंगे, बचे हुए लोग पास हुए होंगे 25%। सेकेंड पेपर में कितने लोग फेल हुए, तो दूसरे पेपर में 55% लोग फेल हुए। 55 अगर फेल हुए तो 45% पास होंगे। और दोनों में कितने फेल हुए, तो दोनों में 35% फेल हुए। दोनों में कितने पास हुए ये हमको निकालना है। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें फेल के बारे में दिया हुआ है, तो फेल का डायग्राम बना लेते हैं। 2 पेपर है इसलिए 2 सर्कल, ये फर्स्ट पेपर, ये सेकेंड पेपर। टोटल कैपेसिटी है कितनी, 100% की। तो देखो ये हो गया हमारा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बोथ वाले से 35% से, और ये 35% को आप यहां पर बना दीजिए 35%। अब पेपर 1 में कितने लोग फेल हैं, पेपर 1 में 75% लोग फेल हैं। पेपर 1 में कितना आना चाहिए, 75% आना चाहिए। ये है पेपर 1, 75 आना चाहिए, 35 आ चुका, तो बचा कितना 40, 40 को यहां पर लिखिए। पेपर नंबर 2 देखिए, अब पेपर नंबर 2 में 55 आना चाहिए, तो पेपर नंबर 2 ये रहा आपका, पूरा का पूरा सर्कल है आपका पेपर नंबर 2, इसमें 55 आना चाहिए, 35 आ चुका, बचा कितना 20, तो यहां पर आ जाएगा 20। अब आप क्या करें, सबको ऐड कर ले, सबको ऐड कर ले तो 40 प्लस 35 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 20 दैट इज 95। और 95% क्या बताता है, तो ये 95% में ऐसे लोग हैं जो केवल पेपर 1 में फेल हैं, ऐसे लोग हैं जो केवल पेपर 2 में फेल हैं, ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी में तो फेल है। इनके अलावा जो बचेंगे वो सब में पास होंगे। तो बचे कौन है, तो 100 माइनस 95 दैट इज 5% हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है, तो 5% होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इन एन एग्जामिनेशन 80% of the student passed in English, 70% of the student passed in Hindi, and 50% failed in both the subjects. What is the percentage of student who failed in only one subject? ध्यान दीजिए, इस बार only one subject बोल रहा है। सबसे पहले गिवन डेटा, तो इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट हैं हमारे। ये हो गया इंग्लिश और यहां पर आ जाएगा हिंदी, और यहां पर लिखेंगे बोथ। तो यहां पर होगा पास, यहां पर हो जाएगा फेल। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में 80% लोग पास हैं, तो 20% फेल होंगे ऑब्वियसली। हिंदी में 70% लोग पास हैं, 70% लोग पास हैं, तो 30% लोग फेल होंगे। और 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों में 15% लोग फेल हुए हैं, तो यहां पर है 15% फेल। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे। इस बार हम फिर से फेल वाला, देखो फेल का डेटा सबसे ज्यादा है ना, तो फेल बनाना है। तो 2 सर्कल, 2 एग्जाम, इंग्लिश और हिंदी।
ये हो जाएगा टोटल स्ट्रेंथ 100%। सबसे पहले बोथ यानी 15, यहां पर आ जाएगा 15%। अब इंग्लिश में 20% लोग फेल हैं, ये है इंग्लिश, ये है इंग्लिश का सर्कल, इसमें वैल्यू आनी चाहिए 20%, 15 आ चुका, बचेगा कितना 5%। आगे हिंदी, 30% लोग हिंदी में फेल हैं, ये रहा हिंदी का सर्कल, और हिंदी के सर्कल में 30% वैल्यू आना चाहिए, 15 आ चुका, बचा कितना 15। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम को अगर देखोगे तो ये क्या बता रहा है, 5% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, 15% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हैं, यानी एक एक सब्जेक्ट में फेल वाले लोग हैं ये। और यही तो पूछा है, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले ये 5% है और ये 15% भी हैं, तो यहां से 5 + 15 बराबर हो जाएगा कितना 20%। तो 20% फेल है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 20%। 20% ऐसे बच्चे हैं जो केवल एक विषयों में फेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इन अ क्लास ऑफ 60% स्टूडेंट्स, in a class 60% of students are from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? क्लास की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि पूरी क्लास की क्षमता को मैं ले लेता हूं कितना 100 ले लेता हूं, ठीक। और इस 100 में से 60 स्टूडेंट्स इंडियन हैं, तो ये क्लास है और उस क्लास में इंडियंस की बात हो रही है, तो पूरी क्लास को मैंने ले लिया 100, 60% स्टूडेंट इंडिया से हैं, यानी 60 स्टूडेंट इंडियंस हैं, और 50% स्टूडेंट्स लड़कियां हैं। इस 100 में से 50% जो है वो लड़कियां हैं, तो मैं यहां पर इसको अलग अलग कर लेता हूं, इसको भी कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका बॉयज और ये हो जाएंगे आपकी गर्ल्स। तो 50% स्टूडेंट लड़कियां हैं, तो 100 का 50 और यहां पर भी कितना हो जाएगा 50। देखो 100 में 50 लड़कियां हैं तो 50 लड़के होंगे बचे हुए। अगर 30% इंडियन स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, 30% इंडियन स्टूडेंट का 30% लड़कियां हैं, तो इसको भी लड़के और लड़कियों में अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे गर्ल्स, ये हो जाएंगे बॉयज, ये बॉयज और ये हो जाएंगी गर्ल्स। तो 60 का 30%, देखो अगर 30% इंडियन स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, इसका 30%, तो 30% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 18। 30% ऑफ 60 निकालेंगे ना तो 18 हो जाएगा। और अगर देखो 60 में से 18 लड़कियां हैं तो 42 लड़के हो जाएंगे। अब इंडियंस है और बाकी सब कौन है, फॉरेनर्स हैं, तो यहां पर फॉरेनर्स के लिए बना देते हैं। अब देखो 100 लोग थे, 60 इंडियन, तो फॉरेनर बचे हुए लोग होंगे 40 फॉरेनर। और फॉरेनर में बॉयज एंड गर्ल्स कैसे निकालेंगे, देखिए इधर, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपकी गर्ल्स और ये हो जाएंगे आपके बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, ठीक। अब देखो टोटल लड़कियों में 50 थी टोटल लड़कियां, उसमें 18 इंडियन है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अब बचे 32। और टोटल बॉयज हैं आपके 50, जिसमें से 42 इंडियंस हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो हमने अब सब डेटा निकाल लिया। अब लास्ट में देखिए आपको पूछा क्या है, तो कितने % फॉरेन स्टूडेंट्स लड़के हैं। टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो नीचे में लिख दीजिए 40। इनमें लड़के कितने हैं 8, तो ऊपर में लिख दीजिए 8 और इसको मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में और 0 बार में, आंसर होगा हमारा 20%। तो 20% फॉरेनर्स जो है वो लड़के हैं। फिर से देखिएगा कितने फॉरेनर्स थे 40, उसमें से लड़के कितने हैं 8, तो 8/40 किसका 100% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर हो जाएगा हमारा 20%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक शहर की आबादी 6000 है, अगर पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ जाती है, आबादी 6800 हो जाती है, शहर में महिलाओं की आबादी पता करें। मान लेते हैं पुरुष है मेरे M, ठीक, और महिलाएं हैं मेरी F, तो महिला और पुरुष की आबादी कितनी हो जाएगी, तो कुल मेल
प्लस फीमेल मिलाकर हो जाएंगे कितने, 6000। यही तो दिया है कि एक शहर की आबादी 6000 है, तो महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। अगर पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है, एम में 10% बढ़ा दो, एम में अगर 10% बढ़ाओगे तो ये 1.1 एम हो जाएगा। और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ जाती है, इसको 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 1.2 एफ हो जाएगा। तो मेल प्लस फीमेल, अब कुल आबादी, तो आबादी 6800 हो जाती है, यानी कि ये कह रहा है 1.1 एम प्लस 1.2 एफ इज इक्वल्स टू 6800 हो जाएगा। तो यहां से हम अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो दो इक्वेशन, दो अननोन तो है, लेकिन बेटर सॉल्व करने के लिए आप एक काम करें कि पहले डेसिमल रिमूव कर दो, और डेसिमल अगर रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा 11m प्लस 12f इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 68000। और अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11 कर देते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये हो जाए 11m प्लस 11f इक्वल्स टू 11 छक 66,000। और दोनों इक्वेशन को अब आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर ये खत्म हो जाएगा, 12 माइनस 11 से f बचेगा, यहां पर 68,000 माइनस 66,000 हमें 2000 प्राप्त होगा, यानी फीमेल की संख्या कितनी है, 2000। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी ऑफ आ रहे हैं ना, ऑफ को आपको रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, यानी कि 10% तो 10 अपॉन 100, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई, 20% यानी 20 अपॉन 100, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई, 25% यानी 25 अपॉन 100, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 जीरो है ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 25 एक बार में, ये 25 4 बार में, ये 2 एक बार में और ये 2 बार में। तो यहां से हमारे पास बचा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि जहां पर भी ऑफ आता है वहां मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, जहां पर भी के वर्ड आता है, हिंदी में के वर्ड या कभी कभी ना का वर्ड भी दिखेगा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। के का इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्राइस ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, नंबर्स ऑफ विजिटर्स इज रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। तो क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ सिनेमा इज इंक्रीज बाय 20%। देखो भाई, इसके लिए हम ये पहले ये जानना जरूरी कि वो जो टिकट जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है, उससे जो इनकम बनता है वो इनकम कैसे बनता है। तो देखो इनकम बनता है आपका प्राइस, कि एक टिकट का कितना प्राइस है, तो रुपीज पर टिकट ऐसा कह सकता हूं मैं, ठीक है, रुपीज पर टिकट प्राइस। और नंबर ऑफ पर्संस यानी कितने लोग वो जो भी आपका सिनेमा है या सर्कस है जो भी देखने पहुंचे हैं, तो वो कितने लोग पहुंचे, तो नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो रुपीज पर टिकट, नंबर ऑफ पर्सन या रुपीज पर पर्सन बोलना चाहिए, टिकट नहीं बोलना चाहिए, रुपीज पर पर्सन बोलना चाहिए, पर पर्सन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही तो इनकम बनेगा जी, ये बनेगा आपका इनकम। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये रहा प्राइस, यहां पर हो गए नंबर ऑफ पर्सन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, इनकम। और इसे ही यूज करेंगे, वैसे ही यूज करेंगे जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर एरिया था ना, बस वैसे ही यूज करेंगे। यहां पर लिख लीजिए ओल्ड और यहां पर लिख लीजिए न्यू। तो क्या हो जाएगा, तो सिनेमा के टिकट की कीमत 20% बढ़ जाती है, प्राइस 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है का मतलब इंक्रीज, प्लस 1/5 हो जाएगा।
20% हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो प्राइस हो जाएगा 5 से 6। और विजिटर्स रिड्यूस हो गए, 20% से रिड्यूस हो गए, तो 20% रिड्यूस मतलब 20% माइनस है, और माइनस का मतलब कितना होगा 1/5, तो ये हो गए 5 से 4 हो गए भाई। ठीक, पहले आ रहे थे कितने 5, अब आ रहे हैं एक कम यानी 4, तो 5 5 इनकम अगर देखें तो 5 5 25 और 6 4 24। आप देख सकते हैं इनकम में कमी आई है, इनकम गिर गया है। कितना गिर गया है, तो अंतर बटे तुलना गुणित 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका अंतर बटे तुलना गुणित 100। तो इन दोनों का अंतर यानी 25 माइनस 24, और तुलना हमेशा ओरिजिनल से यानी 25 से। तो सॉल्व करने पर ये एक बार में, ये 4 बार में, और ऊपर आएगा 1, तो 1 × 4 यानी 4% हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4% डिक्रीज हुआ है इनकम, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। Per hour salary of a person increases by 25% and total number of working hours decreases by 20%. Find the effect on his salary. तो ये क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन की भांति ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक पहुंचे हैं, तो अब मैं आपसे ये एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जैसे हमने यहां पर एक टेबल फॉर्म करके इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आप क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति के प्रति घंटे का वेतन है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं पर आवर सैलरी, पर आर सैलरी इनटू नंबर ऑफ आवर्स, तो ये हो जाएगा उसका इनकम, ये हो जाएगा उसका इनकम। तो पर आवर सैलरी क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्किंग आवर डिक्रीज हुआ है 20%, यानी 1/5 कम हुआ है, यानी 5 से 4 हुआ है। इसको सॉल्व करके आप आंसर देखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A's salary is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the percentage change in A's salary? पहले इंक्रीज हुआ 20%, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 20%, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि भाई पहले 20% बढ़ा है, फिर 20% कम किया है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट आप गलत है। इस ऐसे प्रश्नों का आंसर नो चेंज कभी भी नहीं होगा। ध्यान दो, ए की सैलरी मैं मान लेता हूं 100 रुपए थी, कितना था 100 रुपए, तो सबसे पहले तो बढ़ाना है, तो 100 में इंक्रीज कर दीजिए, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100 कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा कितना 20, सॉल्व करने पर आ जाएगा 120। और आगे जाकर आप इसको 20% कम कर रहे हैं, तो इसी अब ये जो सैलरी है आपकी 120, इसमें आप माइनस कर रहे हैं, और कितना माइनस कर रहे हैं, माइनस 20% ऑफ 120 कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, तो देखो 10% 120 का होता है 12, तो 20% कितना हो जाएगा 24, तो 120 माइनस 24 करने पर हो जाएगा कितना 96। तो 96 के बाद क्या हो जाएगा, आप देखो पहले था आपका सैलरी 100, अब आखिरी में हो गया कितना 96, तो ओवरऑल आप देखो ना, आप कम हुआ ना, तो परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, अंतर बटे तुलना गुणित 100 कर दीजिए। अंतर 100 माइनस 96 का अंतर, 100 माइनस 96 का अंतर, और तुलना किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो ये एक, ये खत्म, यहां से हो जाएगा कितना 4, तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना 4%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4%। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, एक बैट्समैन ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितने % विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। अब देखिए, एक यहां पर एक क्रिकेट का बढ़िया सा क्वेश्चन है, जहां पर बल्लेबाज ने 3 बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब यहां पर वो चौका ही ले रहा है, और 8 छक्के शामिल हैं। तो देखा जाए तो एक बाउंड्री से हमें 4 रन प्राप्त होते हैं, 3 बाउंड्री से इसे 12 रन प्राप्त हो जाएंगे, एक छक्के से हमें 6 रन प्राप्त होता है, 8 छक्के से हमें 48 रन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 12 रन और 48 रन
उसने बाउंड्री की मदद से बनाए हैं, यानी कि उसने टोटल 60 रन जो है वो बाउंड्री की मदद से बनाए हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितने परसेंट विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? कुल स्कोर का कितने परसेंट विकेटों के बीच दौड़कर बनाया? तो देखो टोटल रन बनाए 110, 110 में से 60 बाउंड्री को अगर हटा दें तो बचा कितना? 50 रन। और ये 50 रन जो है उसने कैसे बनाए होंगे? तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। लेकिन इस चीज को आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज में, तो देखो परसेंटेज में कैसा हो जाएगा कि टोटल रन कितना बनाया? 110, दौड़ के कितना बनाया? 50% के लिए इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 500/11, और 500/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 4 बार में 44, 5 बार में 5/11, तो 45/11% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट? हैव 1 और 9, या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। कितने परसेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो भाई, नंबर्स फ्रॉम 1 to 70, 1 से लेके 70 के बीच, तो देखो कौन कौन से नंबर है? तो नंबर 1 है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है। ठीक है, फिर 1 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा। फिर कौन आएगा? 21 आएगा। फिर कौन आएगा? 31, 41, 51 एंड देन 61। या 9 होना चाहिए कह रहा है यूनिट डिजिट में, तो यूनिट डिजिट में 9 वाला 9 है, यूनिट डिजिट में 9 वाले 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है और 69 है। तो कितने हुए? तो 3 3 6 और 1 7, 7 दूनी 14, तो 14 नंबर्स हुए। कितने नंबर्स हुए? 14 नंबर्स। कितने में से? तो 1 से 70 के बीच 70 नंबर होते हैं, तो 70 में से। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। देखिए टोटल नंबर थे कितने? 70। उन 70 में से ऐसे 14 नंबर हमको प्राप्त हुए, तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 1 बार में और ये 20 बार में, तो हम कह सकते हैं 20% नंबर। कितने परसेंट नंबर? 20% नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। The population of a town increased from 1,75,000 to 2,65,500 in a decade. The average percent increase of the population per year is? अगर आप देखें तो पॉपुलेशन कहां से कहां तक बढ़ गया? तो 1,75,000 से 2,62,500 बढ़ गया, और ये डेकेड में बढ़ा। डेकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10 सालों में। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज इंक्रीज निकालिए। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? तो अंतर बटे तुलना गुणित 100 करके आप निकाल सकते हैं। तो तुलना तो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि प्रारंभ में आपका पॉपुलेशन कितना था वो लिखिए, और इंक्रीज कितने का हुआ है तो अंतर लिखिए, इन दोनों का अंतर। तो 2,62,500 माइनस 1,75,000 कर दीजिए। सॉल्व करने पर यहां पर आ जाएगा कितना? 87,500 अपॉन 1,75,000 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में और ये 50 बार में। तो यहां पर आया कितना? 50%। तो दशक में कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। लेकिन ये 10 सालों में है, तो 10 सालों का अगर 50% है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 10 कर दो, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने हमारे 30 कदम सीरीज में मैथमेटिक्स वाले जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने परसेंटेज के भी 30 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। और अगर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको वहां पर आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।